हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के अर्थशास्त्र यानी हमारी अर्थव्यवस्था के पाठ 1 के प्रश्न उत्तर को देखें। और प्रश्न उत्तर को जानने से पहले हम पाठ में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों जो आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में आएंगे उसको वन लाइनर की तरह देखेंगे। पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर को तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है पाठ के आए हुए प्रश्नों के अलावा। तो आइए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन अब योजना आयोग का गठन जो हुआ था उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। तो यह चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है। योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा से प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि बताया जाता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? पदेन प्रधानमंत्री ही होते हैं। आइए आगे देखते हैं। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग हो गया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद योजना आयोग का नाम जो बदल के आपको नीति आयोग कर दिया गया। आइए देखते हैं। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसको याद रखने की जरूरत है हर चीज को। और नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये देखिएगा, नीति ये पूरे इससे मिलता जुलता है। आइए आगे देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नीति आयोग भी योजना आयोग के तरह ही इसके सदस्यों का गठन हुआ है। इसमें सीईओ होते हैं और पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे योजना आयोग में। और पहले भी योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री भी होते थे, और भी योजना आयोग के जो आपको अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत में अभी तक 12वीं पंचवर्षीय योजना अभी चल रही है, 11वीं तक हो चुकी है। अब देखिए एनडीसी, इस पार्ट में बहुत सारे एब्रिविएशंस हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आपको शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं जिसके बड़े रूप को जानना आवश्यक है। इस पार्ट में बहुत सारे हैं, जैसे हमने अभी ऊपर नीति आयोग देखा, फिर अभी एनडीसी। एनडीसी का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। इस चीज को जानना बहुत आवश्यक है कि लोग इस राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन सदस्य होता है। तो सारे मुख्यमंत्री जो होते हैं ना, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और ये पूरे राष्ट्र के विकास के लिए और राज्यों के विकास के लिए कार्य करता है ये राष्ट्रीय विकास परिषद। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सीबीएस। हमने बैंकिंग में सुन रखा है सीबीएस। सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। एटीएम जिससे हम पैसा निकालते हैं उसका मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। पीसीआई पर कैपिटा इनकम। WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सारे इस पाठ में आए हुए आपको शॉर्ट फॉर्म है जिसको जानना आवश्यक है। अब देखते हैं। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। NHDR नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बीमारू हम सुनने को मिलता है, अखबार में पढ़ने को मिलता है, बीमारू राज्य, बीमारू राज्य। बीमारू एक शॉर्ट फॉर्म है। बीमारू का मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। PR पॉवर्टी रेशियो। CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ABI एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। BPL सुनने को मिलता है ना कि BPL ये BPL परिवार है, ये APL परिवार है, ये ही होता है। तो BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। चूंकि ये पास में APL का जिक्र नहीं हुआ है, तो APL का मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन। PDS जो हम जहाँ से हम लोग सब पहले मिट्टी तेल, ये चीनी गेहूँ सब लेते हैं, और पहले वो मिट्टी तेल भी वहीं से मिलता था ना, चीनी जहाँ से आज गेहूँ सब मिलता है, उसको बोलता है ना जन वितरण प्रणाली, तो वही है PDS, उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब है नरेगा। नरेगा हम लोग को सुनने को मिलता है, तो नरेगा का पूरा नाम होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब चूंकि इसका नाम बदल के अब क्या गया है, मनरेगा कहा जाता है। तो मनरेगा का पूरा क्या नाम है? तो नरेगा तो पहले वैसे ही है ही, उसमें MG बस जोड़ दिया गया, यानी महात्मा गांधी उसमें जुड़ गया। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो गया है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें 100 दिन का काम की गारंटी दी जाती है। नरेगा जो है वो 2005 में आया था, इसलिए नरेगा 2005 कहा जाता है। नरेगा में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा का नया नाम मनरेगा है। आपकी किताब में अभी भी नरेगा ही देखने को मिलता है, इतना पीछे है किताब। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। यह किसने कहा था? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया।
देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि है, उनको देश रत्न कहा जाता है। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, यानी उपाधि उनकी लोकनायक की। आइए आगे देखते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। कुजनेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर की तरह है, जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे देश की संपन्नता के लिए घातक है। किसने कहा था? कुजनेट ने। इसको याद रखने की आवश्यकता है, ये कोटेशन पूछता है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। जो ये विकास रिपोर्ट है भारत की, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDI का फॉर्मूला क्या है कि जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक, इसको मिला के HDI बनता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। पहली HDR यानी मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। किसके निर्देशन में? महबूब उल हक के। पहला मानव विकास रिपोर्ट। देश के प्रति व्यक्ति आय 2023 में, ये एकदम करंट है, 2 लाख रुपए पर रही है। 2021-22 के अंत में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 54,383 रुपये पाई गई है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हम प्रश्न उत्तर की किताब में दिए हुए प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आइए देखते हैं, पहले देख लेते हैं सही विकल्प क्या है। तो निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिली जुली अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, भारत में, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? अभी हम लोगों ने देखा भी है, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन आपको देखिएगा तो को आंसर उसका हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। चौथा प्रश्न आपका है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहलाता है क्या? चौथा प्रश्न, वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, या अर्धविकसित, या इनमें से कोई नहीं? तो वह कहलाता है विकसित, क्योंकि राष्ट्रीय आय पर ही सारी चीजें डिपेंड करती है। चलिए, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, या दिल्ली? तो इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। अगर यहाँ ऑप्शन बदल जाता है, उड़ीसा ये सब आता है, तो वहाँ उड़ीसा हो जाएगा, ध्यान रखने की जरूरत है। आइए देखते हैं, अब है क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए देखते हैं। भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था? ये उपनिवेश था। क्या था यह? उपनिवेश था। उपनिवेश था। हम इसको ढंग से कर देंगे। चलिए, भारत अंग्रेजी शासन का क्या था? एक उपनिवेश था। ठीक है। दूसरा प्रश्न, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया? क्या? शोषण किया। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? प्रणाली है। चौथा, द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? आर्थिक विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है। चलिए, छठा, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। ठीक है। चलिए, सातवां प्रश्न, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। आठवां, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है। आठवां प्रश्न तो क्या है? दयनीय है। नवा, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है, कृषि। 10वां, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। क्या? बाढ़। हम सब लोग इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। आइए, ये थे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के और खाली स्थानों यानी रिक्त स्थानों वाले पूर्ति वाले प्रश्न। अब देखते हैं आगे के प्रश्नों को। आइए देखते हैं, वीडियो को आप रोक के आप इसको लिख सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे मिलते रहे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। संक्षेप में कहें तो अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। हम इस वीडियो में पहले किताब में आने वाले प्रश्नों के उत्तर को देंगे, और फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप अगर किताब के प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो आप वहां से स्किप नहीं हो जाएंगे, पूरे वीडियो को देखिएगा। आइए देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां
उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्तियों के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। आइए आगे देखते हैं सतत विकास क्या है। सतत विकास, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी, भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। यह ध्यान कर लीजिएगा। वुंडलैंड आयोग के अनुसार विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यता से समझौता किए पूरा की जाती है। ठीक है, बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता से समझौता किए पूरा किया जाता है। ठीक है, चलिए यही सतत विकास है। नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? तो उत्तर है आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का नियोजित समन्वय और उपयोग करना है। योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, यही है। पांचवा देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट क्या है। यह यूएनडीपी, यानी यूएनडीपी क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तैयार की गई वह आर्थिक रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। क्लियर है? चलिए आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालें, जिसके मूलभूत आवश्यकताएं वो ढांचा भी कहते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास का आधार हैं। उन्हें देश का आर्थिक संरचना या आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। क्लियर है? अगर प्रश्न यह आएगा तो उसका भी सेम उत्तर होगा, यानी आधारभूत ढांचा किसे कहते हैं तो उसका उत्तर भी आइए। अब देखते हैं लंबे प्रश्नों के उत्तर। अब पहला प्रश्न क्या है? अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर क्या है? अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा गया है। आइए देखते हैं। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र को देखते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों की से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय है। किसमें? आपको प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, अगर हम प्राथमिक क्षेत्र को देखें ना, ये कृषि से संबंधित है। कृषि से जुड़ा हर चीज प्राथमिक क्षेत्र में जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र जाते हैं, यानी उद्योग का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवस्था, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए तीसरा क्षेत्र। 3 क्षेत्र होते हैं ना। तीसरा क्षेत्र क्या है? यह तीसरा क्षेत्र है हमारा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र को, आपको अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, किस क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक को कृषि, द्वितीय को औद्योगिक और तृतीय को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है ना? आइए तृतीय क्षेत्र को एक बार पढ़ लेते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आइए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये सारे बड़े प्रश्न हैं। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। आइए देखिए, एक से ध्यान रखिएगा। विकास उसे कहते हैं जो, और वृद्धि में देखिएगा, मगर बच्चों के साइकोलॉजी में देखते हैं तो इन दोनों का अंतर अलग अलग हो जाता है। और एक होता है आपको वृद्धि और विकास अर्थशास्त्र में अलग हो जाएगा। और ऐसे बच्चों के, मान लीजिए किसी की लंबाई बढ़ रही है तो वृद्धि हो रहा है। मान लीजिए कि कोई अपने जितनी आवश्यकता होती है लंबाई की, मान लीजिए 8 वर्ष का बच्चा है, उसकी एक लंबाई हो गई। कुछ बच्चा बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, वो हो जाता है, वृद्धि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शारीरिक विकास हो जाएगा। लेकिन शारीरिक वृद्धि हो जाती है, यानी बहुत लंबा हो जाएगा। अगर अब विकास उसे कहते हैं कि उसमें जो हाइट अगर उसकी है 8 वर्ष वाली, उसके बाद उसमें थोड़ा मोटा ताजा हो जाता है, पढ़ने लिखने में ठीक हो जाता है। ये सारी चीज़ विकास के अंतर्गत आती है। तो वो चीज़ हम दूसरी जगह देखते हैं। अर्थव्यवस्था में वो विकास दूसरे तरीके का आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब विकास का अंग्रेजी डेवलपमेंट होता है, और आपको
क्या बोलते हैं कि और वृद्धि का ग्रोथ होता है, दोनों में अंतर है। आइए उसका उत्तर देखते हैं। आर्थिक विकास दो शब्दों से बना होता है, आर्थिक और विकास। इसके अंतर्गत सभी मानवीय, पूंजीगत तथा प्राथमिक तथा तकनीकी संसाधन का विकास शामिल किया जाता है। प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। प्रोफेसर मेयर और बाल्डिंग के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। चाहिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं उनके बीच में अंतर। ये दो ऊपर दिए गए दो विद्वानों के परिभाषा के माध्यम से हम लोगों ने आर्थिक विकास को जाना। अब जानते हैं आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। ये भी परिभाषाओं के माध्यम से ही जानेंगे। क्लियर है? अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर निम्नवत है। श्रीमती उर्सला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। मेडसिन के अनुसार धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। अगर ऊपर देखिएगा तो सब दोनों समान ही दिखते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। लेकिन अब देखिए, उपरोक्तानुसार आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों ही आर्थिक प्रगति का सूचक है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। तो कौन से सूचकांक के द्वारा हो सकता है? आर्थिक विकास की माप निम्नलिखित सूचकांकों के द्वारा कर सकते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय आय में देखते हैं। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है देश अविकसित कहलाता है। यानी राष्ट्रीय आय से ही डिपेंड करता है देश के प्रगति का जो पैमाना है। आइए देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल राष्ट्रीय आय कहलाता है, जो आता है राष्ट्रीय आय आता है, वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ये प्रश्न एक एक में भी आ सकता है। पूछ देगा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो आपने यहाँ तो देखा है ना। पूछ देगा प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो आपने यहाँ उसका आंसर जाना है। तो इस एक प्रश्न में कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। आइए देखते हैं प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है, यानी टोटल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ऊपर यही बताया भी गया है, ये फॉर्मूला याद रखना है हमको। अब देखिए चौथा प्रश्न, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? अब बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ उपाय बताएं। तो पहले देखते हैं पिछड़ेपन के कारण। तो पहला है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। पहला, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सूखे से क्षति, आर्थिक संरचना का अभाव, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, कुशल प्रशासन का अभाव, औद्योगिक पिछड़ापन। ये तो कारण हो गए। अब देखते हैं इसके उपाय। अब बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय कौन कौन से? कृषि का तेजी से विकास, आधारिक संरचना का विकास, उद्योगों का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, गरीबी दूर करना, शांति व्यवस्था की स्थापना। ये उपाय करके बिहार से पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। आइए देखते हैं हम। अब देखना है हमको जो इन किताब के प्रश्नों के अलावा जो अन्य उपयोगी प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी होते हैं, परीक्षा में ये प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं। आइए उन सबको देख लेते हैं। जबकि ऊपर जितने प्रश्न उत्तर दिए गए उन्हीं सब में से ये सब प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया। आइए सबको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक व्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रायः दो दृष्टियों से किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर तथा व्यवसाय के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसके दो प्रमुख क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। व्यवसाय के आधार पर इसके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। अब देखिए, अर्थव्यवस्था को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, विकास के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। अब इसको देखते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार के होते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। और स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। इसको सब आप लिख लेंगे अपने पास। पूंजीवादी और समाजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है समझावें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है।
इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं लाभ के लिए चलाई जाती हैं, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन में सभी संसाधनों का प्रबंधन सरकार के हाथों में होता है। यह सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों से चलाई जाती है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के जो साधन है वो देखते हैं। उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन है: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। आइए आगे देखते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, हमने ऊपर जाना भी है, फिर इस चीज को देखते हैं। अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका ऊपर देखें लेकिन फिर यहाँ से विस्तार रूप में थोड़ा लिखा गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नई आर्थिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन राज्य अथवा सरकार के अधीन होते हैं तथा उन पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होता है। इन व्यवस्था में अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं वरन लोक कल्याण होता है। इसमें समाज के प्रत्येक सदस्य की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। हमने ऊपर देखा था कि आधारभूत संरचना क्या होता है, यहाँ पूछ रहा है महत्व क्या है। आइए देखते हैं। आधारभूत संरचना पर अर्थव्यवस्था की अधिरचना खड़ी रहती है। यह अर्थव्यवस्था की नींव होती है। बिजली, सड़क, परिवहन, दूरसंचार की सुविधा के बिना आधुनिक समय में उत्पादन बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवन स्तर उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं आर्थिक संरचना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। सुझाव है, प्रत्येक देश का आर्थिक विकास उसके घटकों से प्रभावित होता है, जैसे जनसंख्या की मात्रा, पूंजी का निर्माण, तकनीकी विकास आदि। इन्हीं घटकों को आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व अथवा आधार कहा जाता है। आगे है, आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले, तो आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले 2 घटक हैं। आर्थिक घटक जैसे संसाधन, श्रम शक्ति इत्यादि, तथा दूसरा अनार्थिक घटक जैसे सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि। अब देखिए आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हम आय की प्राप्ति होती है, हमें आय की प्राप्ति होती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, जैसे व्यापार, उद्योग, चिकित्सा इत्यादि। ये भारत में आर्थिक नियोजन की कौन सी संस्था जिम्मेदार है, समझाएं। भारत में आर्थिक नियोजन के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। पहले यह योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग हुआ 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था, लेकिन अब नीति आयोग है, तो उसी की चर्चा करेंगे। यह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। भारत में प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसमें एक सीईओ का पोस्ट भी होता है, जो अभी बीवी सुब्रमण्यम है। ठीक है, अभी बीवी सुब्रमण्यम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक नियोजन की मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, आय के स्रोतों को बढ़ाना, सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए राशि का आवंटन और प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए योजना का निर्माण करना। अगला प्रश्न, उपनिवेश किसे कहते हैं। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है, उसके द्वारा कब्जे किए गए देश को ही उपनिवेश कहते हैं। भारत भी 15 अगस्त 1947 से पूर्व ब्रिटेन का उपनिवेश था, क्योंकि उस पर अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज ने यहाँ कब्जा कर रखा था। कृषि जनित उपयोग किसे कहते हैं। ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है या उनके द्वारा उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर की चटनी यानी सॉस बनाना, ये कृषि जनित है। या वह उद्योग जो जिसकी जननी कृषि हो, यही कृषि जनित कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या समझते हैं, यानी वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारे यहाँ जो कोटा होता है ना, जैसे गेहूं, धान ये सब आता है, चावल आता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध कराता है, ताकि कोई भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति को निर्धारित कैलोरी को पूरा कर सके। तो रोटी का मतलब रोटी बना के नहीं, यानी उससे रोटी, इससे संबंध यहाँ भोजन से है। आइए अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग या व्यवसाय आते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। इस क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा संचालित एवं नियमित होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित भी होते हैं तथा सरकार ही उनका एकमात्र स्वामी तथा प्रमुख अंशधारी होती है। यह क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया में लोक कल्याण को अधिक महत्व देती है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र कहा जाता है, बस इतना समझने की जरूरत है। सकल यानी कुल घरेलू उत्पाद क्या है। किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
इसमें देश के नागरिकों एवं गैर नागरिकों के अंशदान को शामिल किया जाता है। यह किसी भी देश के जीवन स्तर का एक संकेत होता है। आइए देखते हैं भारतीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए नीति आयोग यानी योजना आयोग तथा विभिन्न राज्यों के सरकारों के मध्य तालमेल स्थापित करने हेतु किया गया। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाता है, वह समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं है, तो ऐसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी माने सबका समावेश, यानी इसमें कोई छूटे नहीं, वही होता है समावेशी। समान आवेश में इसका निर्माण, इस शब्द का निर्माण वैसे हुआ है। गरीबी को जन्म देती है। कैसे? गरीब इसलिए गरीब है कि इनमें गरीबी के कारण इनकी आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश जन्म अधिक होती है। फलतः अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीबी का कुचक्र अनवरत चलता रहता है। इसका अर्थ है गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। आगे देखते हैं वुडलैंड आयोग ने सतत विकास को कैसे परिभाषित किया। उत्तर है सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे। वुडलैंड आयोग ने सतत विकास को प्रभावित करते हुए कहा है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरा की जाती हैं। इसको हमने ऊपर भी देखा था थोड़ा सा। आइए देखते हैं गरीबी रेखा से आपका क्या अभिप्राय है। इसकी कैलोरी के आधार पर कैसे निर्धारण होता है। गरीबी रेखा से नीचे हम उन जनसंख्या को शामिल करते हैं जिसकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति भी संभव न हो। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जिन्हें 2400 कैलोरी या शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होता हो, गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। यानी गांव में 2400 कैलोरी और शहरी में 2100 कैलोरी, और उन्हें बीपीएल के नाम से भी जाना जाता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी को परिभाषित करें। वैसी स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत यानी भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, गरीबी कहलाती है। निर्धनता का दूसरा नाम कम वास्तविक आय है। ये जो गरीबी है इसका क्या कारण है। इसका है कम आय का होना है, यानी आमदनी का। गरीबी के दुष्चक्र का क्या लोगों है। गरीबी को जन्म देती है, जिससे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर ने गरीबी के दुष्चक्र के रूप में परिभाषित किया। इसके अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं कि उनमें गरीबी और गरीब इसलिए हैं। उनके अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं कि उनमें गरीबी है, और गरीब इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी आय कम होती है। ये इसको बॉ कर देंगे, टाइपिंग में दिक्कत हुआ। पुनः अगली पीढ़ी में भी स्थिति बनी रहती है और गरीबी का कुचक्र चलता रहता है। आइए देखते हैं बीमारू राज्य में भारत के किन प्रांतों को शामिल किया गया। हमने ऊपर ही देखा था। इसके अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। ऊपर हमने एब्रिविएशन देखे थे ना, शॉर्ट फॉर्म उसमें थे। आइए देखते हैं तीसरा संसार अथवा दक्षिण किसे संबोधित किया जाता है। ये वे अर्थव्यवस्थाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इन्हें तीसरा संसार अथवा दक्षिण या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि। हम लोग थर्ड वर्ल्ड है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक कौन कौन से समझाएं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक हैं प्रत्याशित औसत आयु, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता दर। आइए इसको देख लेते हैं। भारत में औसत प्रत्याशित आयु आज भी विकसित देशों की तुलना में कम है। महिलाओं की औसत आयु 66.9 वर्ष है, जबकि पुरुषों की औसत आयु 63.9 है, जबकि विश्व के विकसित देशों में यह 70 वर्ष से अधिक है। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष की आयु में पहले शिशु मृत्यु कहलाती थी। 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु शिशु मृत्यु कहलाती है। और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म में शिशुओं की मृत्यु की संख्या होती है। ये पूछता है प्रश्न, इसमें आप फिर से इसको देख लीजिए। 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु शिशु मृत्यु कहलाती है, और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म में शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। यह है। चलिए आगे देखते हैं मौलिक साक्षरता दर। किसी समाज में 15 वर्ष की कुल जनसंख्या, अब 15 वर्ष से ऊपर की साक्षर लोगों की संख्या के प्रतिशत को मौलिक साक्षरता दर के रूप में जाना जाता है। क्या? किसी समाज के 15 वर्ष की कुल जनसंख्या, अब 15 वर्ष से ऊपर के साक्षर लोगों की संख्या को मौलिक साक्षरता दर के रूप में जाना जाता है। यह
हमारे इस पाठ के प्रश्न हैं। आशा करता हूँ कि एक भी ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में नहीं छूटेगा, इन्हीं से प्रश्न परीक्षा में आएगा। आप इसको वीडियो को रोक कर इसको आप प्रॉपर रूप से कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको आप ज़रूर याद करेंगे। आप अपना ख्याल रखें और मेरे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आप अपनी याद मित्रों से, दोस्तों से इसे शेयर करें। यदि आप शिक्षक हैं तो आप छात्रों से शेयर करें। इसी तरह की वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। आगे भी बहुत जल्दी अगला पाठ लेकर आपके लिए उपस्थित हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।